अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सदाकत अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप हैरान होंगे कि डॉक्टर एजाज़ कुरैशी कहाँ हैं, तो फ़िलहाल आप समझ लें कि डॉक्टर एजाज़ कुरैशी गुम हो गए हैं। आपको जहाँ भी मिले तो आप वो वापस उन्हें हमारे पास छोड़ जाएं। और उनके फैंस से मेरी बतौर ख़ास गुजारिश है कि वो उनकी तलाश में हमारी मदद करें और हमें फ़ोन कॉल करके बताएं कि आया वो तलाश में किस हद तक कामयाब हैं। आज का हमारा मौजू रोगी होने या ना होने के बारे में है, जिसे हम कोडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें दुनिया में लोग किसी की ज़िंदगी संवारते संवारते या किसी की मदद करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो आज का हमारा मौजू इन इश्यूज़ का अहाता करेगा। आपसे ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को इस प्रोग्राम में अकोमोडेट करें। एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम दूसरों की मदद करने के हवाले से है, किस हद तक मदद करनी चाहिए, मदद करते हुए अपना किस कदर ख्याल रखना चाहिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसा करना चाहिए और रोगी होने से कैसे बचें। तो इस बारे में हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। मैं अपने साथियों का तारफ़ करवाता चलूँ आपके साथ। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज बैठी हैं मिस शमाइला बतूल, और इनके साथ मिस आमना नवाज़ हैं। मिस शमाइला और मिस आमना दोनों काउंसलर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उनके साथ बैठे हैं नदीम नूर सीनियर काउंसलर हैं। इस जानिब आमना जावेद भट्ट बैठी हैं और आमना से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आमना प्रोग्राम करती रही हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, और इनके साथ होते थे हारून क्रिस्टी, और मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं साइकोलॉजिस्ट असद, और साइकोलॉजिस्ट हैं, अपकमिंग हैं, बहुत असर्टिव हैं, बहुत डूअर हैं, जो कहते हैं कि वो करूँगा वो करके दिखाते हैं। सो सबका तारुफ तो हो गया, अगरचे हमारी बातचीत का कोई अभी बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ और हमारे पास जो कॉल्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कॉल्स हम अभी थोड़ी देर के बाद लेंगे। आपका नदीम नूर बहुत तजर्बा है कोडिपेंडेंट से इंटरेक्ट करने का, तो आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये कोडिपेंडेंट कौन होता है, वो क्यों हो जाता है कोडिपेंडेंट, तो इसका हल क्या है, इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो कुछ मुझे कोडिपेंडेंसी के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। कोडिपेंडेंसी या शहीद वफा होना, मोहब्बत का रोग होना, ये एक ऐसा ताल्लुक़ है किसी भी शख्स के साथ जो किसी मुसीबत में है, हमारे लिए बहुत अहम है, जिसमें हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ उससे ऐसा रिश्ता नाता और इंट्रिकेट सा वेब डेवलप हो जाता है कि हमारी अपनी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। कोडिपेंडेंट हर उस शख्स को कहा जा सकता है जो किसी की मदद करते करते खुद एक बहुत मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, शेम में, अपना ख्याल ना रखने में, हर वक्त इस खलजान में मुब्तला होने में कि उसने दूसरे की मदद करनी है, अपनी ज़िंदगी को भूल जाने में, शेम का शिकार होने में, माइल्ड सी डिप्रेशन की हर वक्त कैफियत में रहने में मुब्तला होता है। और ऐसे लोग हर वक्त अगर मैं वर्ड यूज़ करूं मरीज़ का, तो हर वक्त उन्हें लगता है जैसे मरीज़ उनकी कायनात का सेंटर है और वो हर वक्त उसके इर्द गिर्द एक मदार में, एक ऑर्बिट में चक्कर खाते रहते हैं। अच्छा, आपकी बातों से मुझे यूँ लग रहा है जैसे किसी की मदद करना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वापसी में हमें दुख मिलते हैं, गम मिलते हैं, रोग मिलता है वापसी पे? सरप्राइजिंगली सर, ये सबके साथ नहीं होता। ये कुछ लोगों की कैफियत है जिसे कोडिपेंडेंसी या मोहब्बत का रोग कहते हैं। इसे शेडो इलनेस या लव एज ए डिजीज भी कहा जाता है। वैसे तो प्यार भी बहुत आला और अरफा जज्बा है, लेकिन कई दफ़ा इसमें ऐसी शिद्दत देखने में आती है कि ये डिसईज यानी ज़िंदगी से आसानी के निकल जाने की कैफियत बन जाता है। मदद करना बहुत शानदार जज्बा है, लेकिन मदद का इफ़ेक्टिव होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट समझा जाता है दुनिया भर में। हमारे प्रोफेशन में भी, जिसमें लोगों की कोचिंग, काउंसलिंग और इलाज के ज़रिए मदद की जाती है और उन्हें बहाल किया जाता है नशे की बीमारी के हवाले से या जो नफ्सियाती उलझने हैं, बीमारियां हैं, उनके हवाले से,
तो ये याद रहे कि मदद करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मदद का इफ़ेक्टिव होना भी हमारे लिए उतना ही वैल्यूबल होना चाहिए। अगर हम मदद करें और मदद ना हो, उल्टा हमें ही तकलीफ़ और परेशानी का सामना हर वक्त करते रहना पड़े, तो इससे बेहतर ये होगा कि हम इफ़ेक्टिव मदद की तरफ आते चले जाएं। अच्छा, ये जो इफ़ेक्टिव मदद का जिक्र किया है नदीम नूर ने, तो मदद अगर इफ़ेक्टिव हो तो फिर मदद करने वाले को अच्छा लगता है, और अगर मदद इफ़ेक्टिव ना हो तो मदद करने वाले को बुरा लगता है या नाकामी का एहसास होता है, जिससे कि फिर वो एक सदमे किसी कैफियत से दो चार होता नज़र आता है। तो कुछ इस बारे में आप जी सर, बिल्कुल जैसे सर ने भी बताया कि ये मदद करने का जज्बा आपको खुद एक प्रॉब्लम में धकेल देता जब वो मदद के रिजल्ट्स नहीं आपको मिल रहे होते। कोडिपेंडेंसी या जो भी हम रोगी, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर जो बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उनको जो डील करने वाले केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ ये मसाइल ज़्यादा देखने में आते हैं। अब वहाँ पर जो एक हमारी लिमिटेड सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर जो हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं वो ये होती है कि वो बीमारी को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद ले रहे होते हैं। वो जो मदद का एलिमेंट है वो इनोसेंटली आउट ऑफ लव किसी भी वजह से बीमारी को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद ले रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली में उनको थका देती है। चूँकि बीमारी इलाज से ठीक होती है, वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं अपने लव्ड वन की जो भी उस प्रॉब्लम का शिकार है, और उनकी जगह पर यानी उनके ही गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमना शुरू हो जाती है। और जब वो मदद दे रहे होते हैं और मदद वापस उनको वो रिजल्ट्स नहीं दे रही होती, फिर ये थकाती है और फिर ये सदमा कभी एलिमेंट आता है। फिर जैसे सर ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए कि शेम होती है, आपका सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है। सो बजाय मदद करने से कोई फ़ायदा होने के, उल्टा वो पर्सन जो मदद दे रहा होता है वो खुद काफ़ी पस्तियों में चला जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली सर बंदे को खुद पता ही नहीं होता है कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि उसको अपना जो अपनी केयर है वो सब भुला बैठा होता है। अच्छा, क्या इसका मतलब ये समझा जाएगा जो आपने बीच में कहा कि शेम फील करता है, तो जिस मामले में हम किसी की मदद कर रहे होते हैं वो कोई शेम का या नदामत वाला मामला होता है जिसमें हम किसी की मदद कर रहे होते हैं? जैसे कि हम किसी की मदद कर रहे होते हैं नशे की बीमारी से निपटने में या निकलने में, अगर हम मदद कर रहे होते हैं, या हम मज़ाहमत कर रहे होते हैं, या हम ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, कोई हम धौंस जमा रहे होते हैं, हम एक्चुअली मदद नहीं कर रहे होते। क्योंकि मदद करने से एक पहलू मेरे ज़हन में ये आता है कि मदद वो होती है जब कोई मांगता है मदद। तो अगर कोई एडिक्ट है या अल्कोहलिक है तो वो तो मदद नहीं मांग रहा, वो तो नहीं चाह रहा कि वो ड्रग्स को छोड़ेगा या वो अल्कोहल को छोड़ेगा। तो जब वो मदद नहीं मांगता और आप ज़बरदस्ती मदद करने पर तुल जाते हैं, या जैसे कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि नहीं जब पढ़ते तो वालिदैन उनके पीछे पड़े होते हैं और उनको बार बार बता रहे होते हैं कि उनकी तालीम पे कितना खर्चा हो रहा है और वो कोई नताइज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, और वालिदैन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती उनको ट्यूशन लगवा के देना चाहते हैं, बल्कि गन पॉइंट पे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने पे मजबूर कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी को ऐसा काम करने पे मजबूर कर रहे होते हैं जो कि वो नहीं करना चाहता, और आप मदद के नाम पे ऐसा कर रहे होते हैं, आप उसकी बेहतरी के नाम पे ऐसा कर रहे होते हैं, तो वो मज़ाहमत करता है, आगे से वो चौमुखी लड़ाई शुरू कर देता है, और जवाबन आपको बहुत अजीबोगरीब फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा आता है, आपको लगता है कि आप तो भरपूर मदद करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरा उस मदद को कबूल नहीं कर रहा, स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर रहा है। तो 1970 में तकरीबन ये पहचाना गया था कि मदद करना बजाते खुद बीमारी का पेश खैमा हो सकता है। यानी हमें किसी की मदद करते हुए ये पेश नज़र रखना चाहिए कि ये लेने के देने पड़ सकते हैं कि हम तो किसी की मदद कर रहे हों और उसकी मदद हो ना रही हो, और वो अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, वो आगे से मज़ाहमत कर रहा है, वो जवाबन हमें बुरा भला कहने तक वो उतर आता है और वो कहता है मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, लेकिन हम किसी अपने मोहब्बत के रिश्ते की वजह से या किसी ख़ास जज्बे की वजह से या किसी की बेहतरी की खातर हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। मदद करने की भी
कुछ एडिक्शन सी हो जाती है कि सामने वाला चाह भी नहीं रहा होता लेकिन हम देना चाह रहे होते। और कई दफ़ा ये भी देखे कि जब मदद नहीं हम करते या किसी वजह से नहीं कर पाते तो कुछ विड्रॉल्स भी महसूस करते हैं जो मदद करने वाला होता है कि मैं कितना खुदगर्ज हो गया हूँ या मैं शायद अब उतना प्यार नहीं करता सामने वाले से, इसलिए मैं मदद नहीं कर पा रहा शायद। बल्कि कहा भी जाता है जी कि हम तो यानी मदद करना चाहते हैं और दूसरा बंदा हमारी मदद को स्ट्रेट अवे कह रहा होता है कि मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। यानी जो मदद करने वाले हैं उनको ये सुनने को मिलता है कि आप तो मेरी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। हत्ता कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, जब उनके अहले खाना उनके खाने पीने को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो भी आगे से लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ या दिल के मरीज़ जो स्टेंट डलवा के वापस अपने घर पहुंचते हैं तो जब उनके अहले खाना उनको कहते हैं कि आपने अंडे की जद्दी नहीं खानी या आपने घी से परहेज़ करना है या आपको वॉक करना चाहिए, तो वो हाथ जोड़ के तंग आके सटपटा के आगे से कहते हैं कि हमारी जान छोड़ दो। तो क्या किसी की मदद करना ऐसे मौक़ों पर जबकि वो मदद के लिए बिल्कुल आमादा ही ना हो तो फिर क्या हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें जो कि हमारा लख्ते जिगर है या हमारा सरताज है या हमारे घर का सरबराह है? तो फिर हम कैसे करें मदद के हमें ये भी ख्याल ना हो कि हम तमाशा देख रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहे और हमारी अपनी बेइज्जती भी ना हो और हमारी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो, और हम मदद को ऐसे डिलीवर करें कि कोई उसे शुक्रिया के साथ वो वसूल करे। सर ये बड़ा अहम है, जिस तरह आपने गुफ्तगू में 3-4 चीज़ों को वाज़े किया, आपकी मिसालात में सामना की बातचीत को मैं गौर से सुन रहा था। पहले तो ये कि मोहब्बत के इस रोग में इंसान मदद देने पर तुल सा जाता है। दूसरा ये अनसोलिसिटेड मदद होती है, ये बिन मांगे दी जाने वाली मदद होती है जिससे दूसरा इंसान बहुत बदमज़ा होता है और तंग आकर फिर रिटेलिएट करने या मुखासमत पर वो भी उतर आता है। उसे लगता है कि जब मैंने नहीं कहा और किसी की मदद की वजह से मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फिर उस शख्स को रुक जाना चाहिए कि वो मदद जो है वो ना दे। तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोडिपेंडेंट्स बेचारों को ये वो बड़ी अच्छी नीयत और अच्छे खुलूस के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि किसी की चाहत पर भी काम किया जा सकता है कि वो मदद को मांग ले या मदद के रास्ते में ना आए। वो फुल थ्रॉटल मदद का एक जो उन्हें दीवानगी सी तारी उन पे हो जाती है तो फिर वो ये एक सेल्फ राइटियसनेस है जो कि मदद करने वाले सोच लेते हैं कि मैं चूंकि बहुत ठीक रास्ते पे हूँ और मैं दूसरों की बेहतरी चाह रहा हूँ और मेरा जो नुक्ता नज़र है या मेरा जो इरादा है या जो मेरे इक़दामात हैं वो बहुत मुखलिसाना है, बोनाफाइड हैं और मैं जो मदद कर रहा हूँ तो मुझे मदद करते रहना चाहिए जवाबन, चाहे मुझे उसके कोई बुरा भला कहा जाए या कुछ भी कहा जाए। मैं आमना जावेद से पूछूंगा कि लोग घरों में ऐसे भी करते हैं कि घर के किसी फ़र्द का वज़न ज़्यादा है तो उसके खाने पीने को कंट्रोल करना या उसको ताने देना ज़्यादा वज़न के और इससे ये तवक्को रखना कि वो खाना पीना कम कर देगा, वर्जिश शुरू कर देगा और अपने वज़न को कम करना शुरू कर देगा। क्या ऐसा होता है? या जिसके साथ ये सलूक किया जाए कि उसके खाने पे नज़र रखी जाए, उसे ज़बरदस्ती वर्जिश करने के लिए कहा जाए और ज़बरदस्ती उसे कंट्रोल किया जाए मूवमेंट के एतबार से, तो क्या यहाँ भी कोडिपेंडेंस पैदा हो सकती है? यहाँ भी रद्द अमल आ सकता है कि जो मोटापे का शिकार है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद और दूसरा बंदा फिर सटपटा के बार बार पैंतड़े बदल बदल के किसी न किसी बहाने मदद करना चाहता है। बाज़ औक़ात तो जो खाना किसी ओवरवेट ने खाना होता है तो फैमिली मेम्बर कोई और खा जाता है कि मैं खा लूँगा तो ये तो नहीं फिर खाएगा ना। तो ये इस तरह के तमाशे भी कोडिपेंडेंट सर, कोडिपेंडेंसी जैसे कि हम बात करते हैं तो हर एरिया में एग्जिस्ट करती है। डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट में जहाँ पे कि कोई अगर मोटापे का शिकार है और किसी को मसला फैमिली मेम्बर्स को नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे को खुद अगर नज़र नहीं आ रहा तो फैमिली उसके मांगे बगैर उसकी मदद करना चाह रही है। उसके लिए कभी अगर ताने दे के उसकी मदद करना तो कभी उसे समझा बुझा के उसकी मदद करना कि तुम देखो तुम्हें ये मसला हो जाएगा, तुम्हें शुगर का मसला हो जाएगा।
अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि मैं वाकई किसी बीमारी में, वो एक फ्रेब में है कि नहीं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो फ्रेब उसका तभी टूटता है जब वो वेट की मशीन के ऊपर खड़ा होता है, और फिर भी वो समटाइम्स रहता है कि नहीं है, मशीन सही नहीं है, 2 किलो ज़्यादा दस रही है। सो वो ऐसे किसी न किसी तरीके से पैंतरे बदलता रहता है, और फैमिली भी अपने पैंतरे जो है वो बदलती रहती है, बजाय इसके कि जो आपने बताया कि उसकी डाइट को मैनेज करने के, घर में वही फ्रूट चाट आ रही है लेकिन उस तक नहीं पहुंचने देनी, बाकी सारे ज़्यादा खा जाएंगे। पिज़्ज़ाज भी आ रहे हैं, बाकी सबका क्या कसूर है इसमें, ये कंसीडर किया जा रहा था कि नहीं ये ज्यादती है, चलो कुछ नहीं होता, अब इसका बेचारे का मुंह निकल आया, अब थोड़ा छोटा सा मुंह हो गया, वजन चाहे जितना भी है, मुंह निकल आया, अब ये तो इसके साथ ज्यादती है, चलो एक पराठा तो इसको दे दिया जाए। सो ये कोडिपेंडेंसी हमें वेट में भी नजर आती है। अच्छा, ये अज़ल से मदद करना ये इंसान की घुट्टी में पड़ा है, और हम अभी तक जो बातें कर रहे हैं वो इस तरह की हैं कि जैसे किसी की मदद करना कोई बहुत ही अच्छा काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद करना अच्छा काम नहीं है, मदद करना बहुत अच्छा काम है, बशर्ते कि आपको मदद करना आते हो, या बशर्ते कि कोई आपसे मदद मांगे, या आप ऐसे हालात पैदा कर लें कि दूसरा फिर बड़े खुशू से आपसे मदद मांगे और आप फिर उसकी मदद करें। और जब कोई ख्वाहिशमंद होता है और मदद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक की जाती है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अज़ल से उन लोगों को आला समझा जाता है, अरफा समझा जाता है, और ऊंचे सिंहासन पे समझा जाता है कि जो अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए त्याग देते हैं या वक्फ कर देते हैं। अगरचे आज की साइकोलॉजी और आज की साइंस जो है वो इससे इत्तफाक नहीं करती, और आज ये एक बैलेंस को तरजीह दी जाती है जिसमें आप अपना ख्याल भी रखें और दूसरों का ख्याल भी रखें, यानी आप किसी को तकलीफ़ ना दें लेकिन अपने आप को भी तकलीफ़ से बचाएं। आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो मुख्तलिफ स्लोगन आते हैं, तो पिछले 30-35 साल में एक स्लोगन जो है दुनिया में बड़ा पॉपुलर हुआ है कि लोग जब एक दूसरे से मिल के जुदा होते हैं तो वो कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। तो 1970 से पहले कभी किसी ने ये जुमला किसी के मुंह से नहीं सुना था कि अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि उस वक्त हमेशा दूसरों का ख्याल रखने के बारे में तंबीह की जाती थी। तो एक बात तो ये है कि दूसरों का ख्याल रखना, और उसकी इतनी ही अहमियत है जितनी अहमियत इस बात की है कि आप अपना ख्याल भी रखिए। तो ये एक हदों का तयन करना कि किस हद तक आप किसी की मदद में आगे बढ़ सकते हैं और किस हद तक आप इंतज़ार कर सकते हैं कि दूसरा मदद का ख्वाहिशमंद हो, और अगर आपको लगता है कि इंतज़ार करने में हालात बिगड़ जाएंगे या कोई तबाही आ जाएगी, तो फिर आप वो तरीक़ेकार सीखें कि जिससे दूसरा आगे बढ़ के आपसे मदद की रिक्वेस्ट करे और फिर आप उसकी मदद करें। सर, अभी आपकी गुफ्तगू में हदों का जिक्र किया, तो मोहब्बत के रोग में और कोडिपेंडेंसी इसका दूसरा नाम भी है, इसमें बाउंड्रीज नहीं होती, कोई हद फाजिल नहीं होती, और कोडिपेंडेंट बेचारा जोर लगा के जिसकी वो मदद करना चाहता है उस इंसान को भी पामाल करके रखता है, गो के उसे नहीं पता होता ये वो अपनी सादगी और अपने खुलूस में कर रहा होता है, लेकिन मोहब्बत की दीवानगी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे पता नहीं होता कि हद फाजिल क्या है। यानी अभी जिक्र हो रहा था वेट के हवाले से बातचीत का, तो ऐसा भी देखा गया है कि इधर से कोई ओवर वेट फैमिली मेंबर सीढ़ियाँ उतर रहा है तो उसे कहा जा रहा है वज़न कम करो, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उसे कहा जा रहा है वज़न कम करो, इधर से आ रहा है तो कहा जा रहा है वज़न कम करो, उधर जा रहा है तो कहा जा रहा है नैगिंग जिसे कहते हैं, हर वक्त की नैगिंग, पीछे पड़े रहना। तो फिर ऐसे लोगों, और नैगिंग के साथ दूसरी एक किस्म है जिसे प्लीडिंग कहते हैं, तरले करना कि ये आप। अच्छा सर, आपने जैसे बात की ना कि बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं होती हैं कोडिपेंडेंट्स, जैसे मैं सामना बता रही थी कि किसी भी हद तक फैमिली चली जाती है और वो ताने भी सुनती है, पेशेंट की तरफ से भी ताने, जिसका वेट बड़ा हुआ है उसकी तरफ से भी ताने सुनती है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है एंड ऑल दैट। इससे बाउंड्रीज ख़राब होती हैं, और सरप्राइजिंगली जो कोडिपेंडेंट्स होते हैं उनको ये इंसाइट नहीं होती है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट की कोई हदें हैं जिनको हमने किसी को भी वायलेट नहीं करने देना। दूसरी बात, एक ऑब्सेशन सा डेवलप हो जाता है कोडिपेंडेंट्स में, उनको ये उनका एक ऑब्सेशन बन जाता है, उनको एक ही धुन सवार हो जाती है कि ये जो एक मेरी जिम्मेदारी है।
एंड जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि बैलेंस की तरफ हम जाते हैं, तो को डिपेंडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी मेरा, वो जैसे आप शहीद वफा का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ये कोई मेरी जिम्मेदारी है और इसको ठीक करना मैं नहीं। अब ये मुझे आगे से मिसबिहेव करे, मुझे इसको ब्राइब करना पड़े, इसकी मिन्नतें करनी पड़े, तरले करने पड़े, यानी बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन होती है, ताने, सार्केज़म, ये सारी गुफ्तगू होती है। और एक ऑब्सेशन उनको ड्राइव कर रहा होता है कि नहीं कोई तुम्हारी खैर है, ये ठीक हो जाए, जो कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। अच्छा, इसमें कई दफ़ा तो आप मदद करते हैं तो कोई रिश्ता होता है जिसमें आप मदद करते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो मुश्किल में है, डिसफंक्शनल है या प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन आपके साथ उसका रिश्ता बहुत करीबी है, आपका बेटा है या भाई है, तो आप मदद करते हैं, तो कुछ ना कुछ समझ में आता है कि उस रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मदद कर रहे हैं। कोई फिर अपने दूर के रिश्तेदारों की मदद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और लोग उससे तंग पड़ते हैं, या अहले मोहल्ला की मदद करना चाहता है तो वो तंग पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं कि जो ढूंढ ढूंढ के लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपना कोई इंस्टिंक्ट है, अपना कोई उनको तसल्ली तशफ़ी चाहिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को कोई सहारा चाहिए, तो वो तलाश कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को जिनकी मदद करके तो वो आला महसूस कर सकें अपने वजूद को और अपने आप को ज़रा अरफा महसूस कर सकें। मेरे एक दोस्त हैं जो स्विट्ज़रलैंड से रिसेंटली पाकिस्तान वापस आए हैं, और मुझे उन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू वजह बताई वापस पाकिस्तान आने की। इतना अरसा स्विट्ज़रलैंड में रहने के बाद उन्होंने कहा कि वहाँ किसी की मदद के मौके बिल्कुल मैसर नहीं है, लिहाजा मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ कि पाकिस्तान में मैं बहुत से लोगों की मदद कर पाऊँगा, और मदद करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ बेशुमार लोग हैं चारों तरफ जो कि मदद के हकदार भी हैं और मदद के ख्वाहिशमंद भी हैं। तो मैं हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान से जाके स्विट्ज़रलैंड सेटल हुए, वहाँ इन्होंने अपना एक मकाम बनाया, अपनी एक हैसियत बनाई, और अब पाकिस्तान वापस आने की जो मोटिवेशन है वो ये है कि वो वहाँ पे उनको ये मुश्किल पेश आ रही है कि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिलते जिनकी कि वो मदद कर सकें। अच्छा, ये जो मदद करने का पहलू है जो कि घरों में बहुत अजीबोगरीब मसले पैदा करता है, जहाँ जब बच्चे अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, या रातों को देर से घर से बाहर रहते हैं, या फिर ड्रग्स में पड़ जाते हैं लोग, या अल्कोहलिज्म का मामला फैमिली में होता है, और जो नशा कर रहा होता है या अल्कोहल यूज़ कर रहा होता है तो वो अपने इस शगफ़ को या इस मसरूफ़ियत को या इस शुगल को जारी रखना चाहता है, और दूसरे लोग फिर उसके ऊपर कड़ी पाबंदियाँ लगाते हैं, ताने देते हैं, तो उससे स्वाय रिश्ता बिगड़ने के कुछ हासिल नहीं होता और लोग आपस में ताल्लुक़ को ख़राब करते चले जाते हैं और मदद की ज़बरदस्ती का काम भी जारी रखते हैं। जो अब जब मज़ाहमत मिलती है तो वो सड़ते हैं, वो कुड़ते हैं, वो फिर दूसरे लोगों से गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए जब कोई फैमिली मेम्बर ड्रग्स में है या अल्कोहल के शुगल में अपने आप को गर्क कर रहा है, तो ऐसे में फैमिली मेम्बर बस मुंह देखते रहें? क्या कोई अमली इक़दामात वो नहीं कर सकते? सर, ये तो तय है कि रिश्ते की नज़ाकत और कुर्बत की वजह से मदद की ज़रूरत उस अफेक्टी को भी है, पेशेंट को भी है, और रिश्ते की वजह से उसकी मदद करना किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी लाजिम है। लेकिन उस मसले को समझना भी ज़रूरी है कि अल्कोहलिज्म क्या है, वज़न का बढ़ा हुआ होना क्या है, दूसरी क्रॉनिक बीमारियां क्या है, डायबिटीज़ क्या है, और दूसरे नंबर पर ये कि क्या कोडिपेंडेंसी हमारे रास्ते की रुकावट तो नहीं बनेगी। अभी आपने कुछ देर पहले अपने एक अजीज़ दोस्त का जिक्र किया, और एक बड़ा नाजुक जो नुक्ता है उसमें वो ये है कि कोडिपेंडेंसी में इंसान मोहताज साज बन जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोग हों, तो बड़ेपन का एहसास होता है, बड़ेपन का एहसास होना, सेटिस्फेक्शन,
और कुछ ही देर में ये गोरख धंधा इतना हाथ से निकल और तारीफ मिलती है कि फलां बहुत लोगों के काम आने वाला है, और ऐसे फिक्रे भी मशहूर हैं कि अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए है, और इस तरह की कहावतें और इस तरह के फिर अशार होते हैं, तो जिससे एल्योर में इंसान आके तारीफ के खातर दूसरों की मदद पे इस तरह तुल जाता है कि दूसरों को अपना मोहताज बना देता है या दूसरों को सिरे से मफलूज ही कर देता है। क्योंकि जितने भी शहर में बेकारी फिरते हैं, उनके बेकारी बनने में जहाँ उनके इरादे का ताल्लुक है कि उन्होंने बेकारी बनना पसंद किया, तो वो बंदा जिसने सबसे पहले उन्हें भीख दी, तो वो भी तो उसमें वो शामिल है। अपने सवाब की खातर या अपने किसी अच्छे एहसास को हासिल करने की खातर एक 10-20 रुपए खर्च करके किसी को उसने बेकारी बनने पर माइल कर दिया और उसे बेकारी बनने में कामयाबी मिल गई और वो एक पेशावर बेकारी बन गया। और दूसरे ऐसे बहुत से लोग जो कि भीख दे के खुश होते हैं, उनके लिए भी राह हमवार कर दी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो गाड़ी में बैठे होते हैं और उन्होंने 10-10 के नोट काफ़ी बड़ी तादाद में रखे होते हैं कि वो हर चौक में जब बेकारी आते हैं तो उनको 10-10 रुपए वो देते हैं, और बेकारी जवाब में उनको कोई अच्छे कलमात कहते हैं या दुआएं देते हैं। तो इससे उनका जो मूड है वो अच्छा रहता है और बेहतर होता है। और इस तरह वो भीख मंगों की मदद करते करते अपनी फीलिंग्स को तो बेहतर बना लेते हैं, लेकिन भीख मंगों का काम जो है वो तरक्की पे चलना शुरू हो जाता है और वो दोबारा कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होते। सर, यही कोडिपेंडेंसी की गर्द भी है। कोडिपेंडेंसी के गोरख धंधे में या मोहब्बत के इस जुनून में इतनी गर्द उड़ती है कि फिर वो रवैया जिसकी मदद करने का हमारा जी चाहता है, किसी कोडिपेंडेंट का जी चाहता है, वो अपनी जगह बरकरार रहता है, चलता रहता है, और असल मौजू या असल जो सोल्यूशन है वो उसी गर्द में कहीं खो ही जाता है। तो कोडिपेंडेंसी में कभी भी जिस मसले के हल के लिए कोडिपेंडेंट इतना मुसीबत उठाता है, इतनी तकलीफ उठाता है, इतनी एक अपने रिलेशनशिप को मुश्किलात के पैराए में ले जाता है, वो उसे उसका सलूशन कभी नहीं मिलता। कोडिपेंडेंसी की एक ख़ास बात ये भी है कि इसके अंदर रहते हुए सलूशन नहीं आते। अगर आ जाते तो कोडिपेंडेंसी को भी बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजी में और ख़ास तौर पे क्रॉनिक इलनेसेस की रिकवरी में कोडिपेंडेंसी का जिक्र बतौर ख़ास इसलिए भी ज़्यादा होता रहा है क्योंकि इसकी मौजूदगी में सलूशन से तवज्जो भी हट जाती है और इसी गर्द में सलूशन कहीं खो भी जाता है। हम एक दफ़ा फिर ये याद दहानी कराना चाहेंगे कि किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं या जो इसकी हदूदो क़यूद हैं या जो इसका सही तरीका है उसको समझना भी ज़रूरी है। यानी जब आप किसी की मदद करें तो मदद इफ़ेक्टिव भी हो जाए और मदद से कोई फ़ायदा उठा के मफलूज भी ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सेल्फ रिलायंट भी बन जाए और आपके और उसके ताल्लुकात भी ख़राब ना हो और आप ज़िंदगी में शाना बशाना चलते भी रहें। इस बारे में हम जब तफसील से आगे बात करेंगे कि कहाँ मदद जो इफ़ेक्टिव होती है, कहाँ मदद इफ़ेक्टिव नहीं होती और किन मौक़ों पे हम दूसरों के साथ मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किन मौक़ों में हम पीछे रहते हुए थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं कि वो हमसे मदद के तलबगार हों, और जिस किस्म की मदद के तलबगार हों सोच विचार करके अगर हम वो मदद आसानी से उनको दे सकते हैं अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाए बगैर, अपना नुकसान किए बगैर, तो हम आगे बढ़ के उनकी मदद करें। तो हम वो पैरामीटर्स बताएंगे कि जिनके तहत हम दूसरों की मदद करें और हमें अच्छा लगे और दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुँचे, हमारे ताल्लुकात आगे बढ़े और हम लोगों को मोहताज भी ना बनाएं और हम भी खुश रहें और जिनकी हम मदद करें वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते रहें। उसके जो क़वाइद ज़वाबित हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि कब मदद का लेन देन खालस झगड़ा फसाद बन जाता है और जिससे हमें बचने की ज़रूरत होती है। और हम दुनिया में एक दूसरे की मदद करते रहें, अज़ल से ये होता आया है और मदद करना आज भी एक आला जज्बा है।
लेकिन जो कोई काम भी हम करें उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं, क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते रहें तो हम कामयाबी से वो काम कर सकते हैं। और अगर हम मनमानी करना शुरू कर दें और क़वाइद व ज़वाबित की परवाह ना करें तो बहुत अच्छा काम भी बड़े बुरे अंजाम को पहुंचता है। मदद के पैरामीटर्स में से एक ये भी है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप ये ज़रूर देख लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है तो आप ऐसी मदद करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को हल करने वाली होती है, और अगर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है तो फिर आप शॉर्ट टर्म मदद नहीं करते बल्कि आप ऐसी मदद करते हैं जिससे कि मसला मुस्तकिल हल हो। और ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं कि किसी को मछली पकड़ के पका के बिल्कुल सामने रखने की बजाय आप उसे ये सिखाते हैं कि मछली पकड़ते कैसे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने देखा है कि लोग किस किस्म की मदद करते हैं आमतौर पर दूसरों की, और किन मौक़ों पे वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि दूसरे का मसला लॉन्ग टर्म है लेकिन आप शॉर्ट टर्म मदद करके अपने जज्बे को तस्कीन तो दे लेते हैं। जैसे बच्चों के बचपन से ही माँ बाप कई दफ़ा मदर्स ये करती हैं कि होमवर्क कभी अगर बच्चा नहीं कर पाता तो उसका कर देती हैं कि आज थका हुआ है तो उसके हिस्से का वो कर देती हैं। तो वो दूर की नहीं सोच रही होती, वो सिर्फ आज का सोच रही होती हैं कि मैं आज इसकी सिर्फ मदद कर दूँ। तो लेकिन आगे ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। फिर बाज़ औक़ात कोई पुरानी क्लास फेलो को जाके मिलता है और कहता है कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है और वो कुछ मदद का तकाजा करता है और माहाना कुछ मदद वो हासिल करने लगता है, और जो मदद देने वाला है वो समझता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन दर पर्दा वो अच्छा काम नहीं कर रहा होता। वो अपने एक पुराने क्लास फेलो को, एक दोस्त को मफलूज कर रहा होता है, और फिर एक वक्त ये भी आता है कि वो ये माहाना मदद करते करते थक जाता है और इनकार करता है और आखिरकार ताल्लुकात की ख़राबी पर ही बात मुंतज होती है। तो कोई ये भी मुनासिब नहीं कि कोई दोस्त माली मदद चाहे तो आप ना करें मदद, ये भी कोई तजवीज़? इसमें दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को समझना और वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। एक है मदद, एक है मुआवनत। मदद वो है जो हम किसी के लिए करते हैं जो वो सरेदस्त अपने लिए नहीं कर सकता। मुआवनत ये है कि हम किसी के लिए वो काम करें जो वो अपने लिए कर सकता है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि कोडिपेंडेंट्स दूसरों की तकलीफ को खुद महसूस करने लगते हैं। जैसे मिसामना ने अभी एक माँ की एग्जाम्पल दी जो बाकायदा इन फीलिंग से गुजरती है कि कल जब बच्चे को होमवर्क ना होने पर क्लास में एम्बैरेसमेंट का सामना होगा तो ना सिर्फ वो उन फीलिंग्स को महसूस करती है बल्कि अपने बच्चे को उन फीलिंग्स से बचाने के लिए मुतहर्रिक होके उसके लिए वो काम कर देती है जो ना सिर्फ वो खुद कर सकता है बल्कि उसे करना भी चाहिए। हमें मदद और मुआवनत के दरमियान, हेल्प और इनेबलिंग के दरमियान के फ़र्क को समझना भी ज़रूरी है। मदद वो है जो किसी को दी जाए तो उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होती है। इनेबलिंग वो है जो किसी को दी जाए तो उसकी ज़िंदगी में डी वैल्यूएशन आती है, उसकी ज़िंदगी का मयार गिरने लगता है। उसको डिसेबल करना या उससे जो है मोहताजी पैदा होती है। तो मदद और मुआवनत के दरमियान के फ़र्क को समझना भी कोडिपेंडेंसी को समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, जब कोई माँ अपने 2 साल के बच्चे को खाना खिलाती है तो ये वो मदद है जो बच्चे को उस वक्त चाहिए कि वो निवाला सही तरह नहीं बनाना सीखता अभी, और माँ उसे निवाला बना के मुंह में देती है। तो फिर इसमें क्या हर्ज है जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो माँ उसके मुंह में निवाले डाले? क्या ये मोहब्बत का सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए? I would like to answer this question. ये सिर्फ वो 2 साल का है और उसको भी नहीं आता, उसका डेवलपमेंटल लेवल डिमांड कर रहा है असिस्टेंस की। अब 10 साल का बच्चा, उसको भूख भी लगती है। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, हम मदर्स को ये फियर होता है कि 30 इयर्स का बच्चा खाना नहीं खा सकता। एंड वहाँ पर उनको इस तरह के बिहेवियर जो कि 2-3 साल के बच्चों के साथ मदर्स स्पेशली कर रही होती हैं वो देखने में आता है। अभी कोई अपनी तस्कीन है। अभी जैसे मिस आमना ने बात की, सर ने भी बात की कि जब क्विक फिक्स पेरेंट्स सोच लेते हैं कि जी एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए बच्चे का काम खुद कर दिया,
बट इनफैक्ट वो बच्चे के हक में ये ठीक नहीं कर रहे होते। इन द लॉन्ग रन उनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं करने देंगे वो कि लाइफ में जब स्ट्रेस आता है तो उसको उसकी पेन को बजाय अवॉइड करने के आप रेजिलिएंट बनकर उसको फेस करें। अब ये जब पेरेंट्स का ये जज्बा होता तो शॉर्ट टर्म फोकस ही है कि नहीं चलो अभी का काम हो जाए और अभी इस तकलीफ से ना गुजरे, लेकिन इन द लॉन्ग रन बच्चा ये सीख लेता है कि तकलीफ जिंदगी में कोई अवॉइड करने का काम है, इसका तकलीफ को अवॉइड ही की जाती है, फेस करना नहीं सिखाते, और इसी वजह से फिर वो ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम में क्विक फिक्सेस के तौर पर आते हैं। अच्छा, जब माएँ बच्चों के लिए काम करती हैं तो बाज़ औक़ात उन्हें आसान लगता है कि खुद ही बच्चे का काम कर दें और बच्चे को उस काम पे कायल करना उन्हें मुश्किल लगता है। तो जब ये दो चॉइसेस में से एक चुननी होती है कि उनको परसुएड करें कि वो ये काम कर लें, वो खुद ही उनका वो काम कर देती है। जैसे माएँ 12, 14, 15 साल के लड़कों को नहला रही होती हैं और साथ कह रही होती हैं कि ये मैल सही तरीके से नहीं उतारता, इतने मैले बच्चे का क्या इलाज है। माएँ क्या उन्हें नहलाती रहे, या बाज़ औक़ात माएँ कहती हैं कि अगर तुम नहाओगे तो तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और हजामत के तो 500 मिलेंगे तुम्हें, और इस तरह वो कुछ ना कुछ यानी होमवर्क करने के इतने पैसे और महीने का काफ़ी बिल इस जुमले में। बच्चा जो है वो ग्रेजुअली अपने रेट्स फिर बढ़ाता है। यही मुआवनत भी है, किसी से उसका एहसास जिम्मेदारी भी ले लेना और उसकी जिम्मेदारी भी ले लेना। और आपने तो अभी 10, 12, 14 साल के बच्चे का जिक्र किया, हमें तो यहाँ तक देखने का मौका मिलता है कि 40 साल का बच्चा है और उसके बच्चों की वैक्सीनेशन और उसके बच्चों को डॉक्टर पे ले जाने का काम उस बच्चे के वालिदैन के पास नहीं बल्कि दादा दादी या नाना नानी के पास है, जो उसके लिए मंथली ढेर सारे डायपर्स भी लेके आ रहे हैं और उनकी तमाम ज़रूरतों का एहसास रखे हुए हैं। मैं दोबारा वापस चलूँगा, आपने जो जिक्र किया था 10 साल के बच्चे का, जब हम 10 साल के बच्चे से वो जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं जो वो अपने लिए निभा सकता है, तो ऐसा ही बच्चा बाद में शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाता है। फिर ना वो शौहर होने के कॉन्टेक्स्ट में अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाता है, ना बाप होने के कॉन्टेक्स्ट में अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाता है। उसे जिंदगी बड़ी दूभर सी लगती है, उसे आदत हो चुकी होती है कि कोई उसके लिए करे, फिर वो हुकूमत वक्त को भी बुरा भला उसे सारे बुरे लगते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग में जिम्मेदारियां उठाना ही बहुत जो है। मैं एक ऐसी सिंगल पेरेंट खातून को जानता हूं जिनके 2 नौजवान बेटे हैं और एक बेटे ने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया जिस पे कोई 21,000 रुपया खर्च हुआ। तो दूसरे बेटे ने कहा कि ये आप 21,000 रुपया मुझे भी दें क्योंकि ये मैंने तो एक्सीडेंट नहीं किया, तो आपने अगर इस पे 21,000 रुपया खर्च किया है तो क्या मुझे इस बात की सजा है कि मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। और माँ ने उसको भी 21,000 दे दिया। उसने कहा चलो घर की बात है, घर में क्या फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली सर ये कोडिपेंडेंसी में शॉर्ट टर्म फोकस भी होता है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। आपने कुछ देर पहले इस बात का जिक्र भी किया कि अगर कोई प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म हैंडलिंग, और अगर लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म हैंडलिंग भी और लॉन्ग टर्म मसले का हल भी। और ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे जब हम क्रॉनिक इलनेसेस की बात करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ड्रग एडिक्शन है या मूड और मिजाज के मसले हैं, या कुछ नहीं तो वज़न के जो ऊपर नीचे होना है, वो तो तकरीबन हम सबको ही किसी ना किसी शक्ल में इसका सामना रहता है। तो कोडिपेंडेंसी में चीज़ें दूर तक दिखाई भी नहीं देती हैं। इसी बात पर दिल जो है वो परेशान रहता है कि किसी तरह आज अभी और ये क्राइसिस किसी तरह टल जाए, ये मसला हल हो जाए, मैं इस एम्बैरेसमेंट से खुद को और अपने लव्ड वन को बचा लूँ। बाद में क्या होना है ये बेचारे कोडिपेंडेंट के वहमो गुमान में भी नहीं होता, और इसी आड़ में मसला बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, ये घरों में लोग होते हैं तो कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। ये जो गैर जिम्मेदार होते हैं इनका कोई पुर्जा कम होता है जिसकी वजह से वो गैर जिम्मेदार होते हैं, या जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो गैर जिम्मेदारों को गैर जिम्मेदार रहने में मदद कर रहे होते हैं, यानी घर में जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब एक जैसी इस्तेमाल करेंगे, और जो फ़राइज़ मनसबी अगर एक बंदा अपनी अदा नहीं कर रहा और घर में वो भी एसी चाहता है, वो भी गाड़ी का इस्तेमाल चाहता है, वो भी तमाम सहूलतें चाहता है,
तो हमारे घरों का कल्चर इस बात को सपोर्ट करता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं घर की फलाह बहबूद में या प्रॉस्पेरिटी में। जहाँ तक फ़ायद उठाने की है बात, वो सब एक जैसे फ़ायद उठा सकते हैं। तो जब कोई नताइज ही नहीं होते हमारे गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों के, तो फिर हम ज़िम्मेदार क्यों बनेंगे? सर, यहाँ पर एक रिसर्च आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे स्मार्ट बट स्कैटर्ड मुझे पढ़ने का मौका मिला कि वहाँ पर एक मदर अपने टीन की एक प्रॉब्लम को कंसल्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है कि मेरा बच्चा जहाँ पर खाना खाता है, अपने बेडरूम में अगर खाता है तो बर्तन वहीं छोड़ देता है और अपनी बिलोंगिंग्स को का ख्याल नहीं रखता। अब ये उनकी फ़िक्र थी, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, जिस पे कि उनका ये परेशानी थी कि ये आज इतनी सी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो कल को ये जो बड़ी जिम्मेदारियाँ इन पर आएंगी तो ये कैसे लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा, मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई थी ये पढ़ के, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं है कि हम अपनी इवन बिलोंगिंग्स का ही ख्याल रखें। हम इसको बहुत ऑर्डिनरी देते हैं और पेरेंट्स रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं, ये शायद इनकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, बचपन से ये चल रहा होता है कि एक बच्चा 8-10 साल की उम्र को पहुंच गया है, सारे काम उसको करने आते हैं, सुबह खुद से जागना नहीं आता, और माँ उसको सुबह जगाना शुरू करती है 6 बजे और वो 7 बजे तक बमुश्किल कामयाब होती है उसको जगाने में। और बात वहाँ डांट डपट पर ही फिर ख़त्म होती है कि जब वो नहीं जागता और माँ डांटती है या वालिद डांटता है और बच्चे को बमुश्किल स्कूल के वक्त तक तैयार होके भिजवाया जाता है। तो इसके लिए क्या बेहतर ये नहीं है कि ऐसे छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारियां बच्चों पर डाल दी जाएं, और अगर वो एक आध दिन स्कूल नहीं जाएगा और उसको वहाँ से फिर मुश्किलात होंगी तो फिर वो खुद अपना बंदोबस्त कर लेगा। उसे जो अलार्म लगाना आना चाहिए। इसी तरह लड़कों को ख़ास तौर पर हम बिगाड़ते हैं कि वो जहाँ तौलिया फेंकना हो वो फेंक दे, जहाँ कपड़े उतार के फेंके हैं तो माएँ इकट्ठी करती हैं और उनको इस बारे में कोई तंबीह नहीं करती कि वो अपना ये समेट लिया करें जो भी वो फैलाते हैं चीज़ें। तौलिया जहाँ फेंकते हैं या जूता एक यहाँ फेंका है एक वहाँ फेंका है, तो ये हम लाड प्यार और मोहब्बत में ये सब कुछ जब करते हैं तो इसके नताइज फिर कहाँ तक पहुँचते हैं? सर, ऐसा करने से हमारे दिल को तो तस्कीन मिल जाती है, लेकिन हम किसी से यकसर एहसास जिम्मेदारी ही छीन लेते हैं और फिर उसकी डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो पाती। मैं आपसे क्या जिक्र करूं कि कैसे हम दूसरे लोगों को कभी अपनी मोहब्बत की वजह से ये तासुर भी देते हैं कि हम हैं ना सब करने के लिए, और आपकी तवज्जुह से हमें ऐसे लोगों की खिदमत करने का मौका भी मिलता है जो सारे घर को, ख़ानदान को, एक्सटेंडेड फैमिली तक को पाल रहे होते हैं और अपने ऊपर बोझ उठा के बेचारे अपनी मोहब्बत की दीवानगी की वजह से हाय हाय भी कर रहे होते हैं। एवरी नाउ एंड देन ये भी बता रहे होते हैं कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है, उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, उनके कंधों में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो बेचारे कुछ ऐसा नहीं कर पाते जिससे ऐसे लोगों में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो और वो अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लें, मान लें, और ये अपनी मोहब्बत की वजह से भी लोगों में ये एहसास पैदा करते हैं कि मैं हूँ ना। अच्छा, ये हर घर में तस्वर किया जाता है कि खातून कोई 50+ हैं जो ग्रॉसली ओवरवेट भी हैं और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है, और वो सुबह सवेरे 5 बजे किचन में अपने कामकाज का आगाज़ कर रही हैं और फिर सारा दिन ऐसे ही उनका गुजरता है। और घर में डिफरेंट लोग जा रहे हैं अपने काम पे, कुछ घर में रह रहे हैं और वो अपने सकत के मुताबिक सबकी खिदमत कर रही हैं, और सारा दिन के बाद जो जब थक टूट जाती हैं तो फिर वो हाय मैं ही हूँ इस घर में, मैं ना हूँ तो ये हो जाए, मैं ना हूँ तो वैसा हो जाए, और उनका ख्याल होता है कि वो ऐसा कोई बैल हैं जिन्होंने इस एक सींग पे इस दुनिया को उठा रखा है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो घर तबाह हो जाएगा, और इस फिक्र से कि घर तबाह हो जाएगा वो अपनी जान को हल्कान किए चली जाती हैं। क्या ये जो बढ़ा हुआ एहसास ज़िम्मेदारी है, जो बीमारी की हदों को छूने वाला एहसास ज़िम्मेदारी है, जैसे 98.4 से जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और तपश पैदा होती है तो इसे हम बुखार कहते हैं, और ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है।
क्या इसी तरह अदारों में CEOs भी नहीं करते कि हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना, और अदारों में कुछ लोग अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले रहे होते हैं, कुछ अपने मातहतों के काम भी कर रहे होते हैं, कुछ अपने मातहतों की गलतियां दुरुस्त करने के नाते उनके काम को अपने ही हाथ में पकड़ रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो मातहत हैं वो खुद काम ला के उनको देना शुरू कर देते हैं और रोल रिवर्सल की शक्ल नज़र आती है। तो इसी तरह घरों में एक बूढ़ा बाप होता है, 4 बेटे हैं जो जवान हैं, बलूगत की मंजिलों को छू रहे हैं, कामकाज नहीं करते, उन्हें कोई मनपसंद नौकरी नहीं मिलती, और उनके वालिद जो बुढ़ापे में एक जॉब करते हैं, फिर वो घर को चलाने के लिए 2 जॉब करना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर इस कदर जज्बा होता है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी आसाइशें और नेमतें हासिल करें कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को और अपनी बेहतरी को सरासर भूल जाते हैं। ये जो किसी की मदद करना है, ये अगरचे बहुत अच्छा जज्बा है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी की मदद करते करते अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपनी सेहत को ख़राब करना और अपने मूड और मिजाज को बर्बाद करना, ये तो मेरे ख्याल में कोई अप्रिशिएबल जज्बा नहीं होगा। ऑब्वियसली सर। और ऐसी सूरत हाल में जब हम फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं और कोडिपेंडेंट्स के साथ काम करते हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बांटें, और उनके लिए ये इतनी स्ट्रेंज बात होती है कि उनको नामुमकिन सा लग रहा होता है कि नहीं, घर का जो सारा निज़ाम है ना वो तबाह हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकती। अभी जैसे उठाने की बात हो रही है, तो मुझे याद है एक मदर से हमने इस मामले में बातचीत कर रहे थे कि वो अपने टीन को, यानी 16-17 ईयर्स के उनके बेटे, और उनको उठाने में डिफ़िकल्टी होती सुबह स्कूल जाने में, और वो रिलीजियसली वो पूरा 1 घंटा प्रिपेयर थी कि मैं अब इसको उठाऊंगी, मतलब ये उनका एक रिचुअल बन चुका था, रिचुअल हो चुकी थी। लड़ाई होगी, गुस्सा करेगा, लेकिन एट दी एंड फिर वो चला ही जाता है। अच्छा, जब उनसे पूछा कि रेगुलरली जाता है, नहीं रेगुलरली नहीं जाता है। मैंने कहा आपने नहीं उठा रखी थी, ये वो नहीं जाएगा, फिर वो बढ़ नहीं पाएगा आगे अपने बहन भाइयों, यानी इतनी फिक्रें उनको घेर लेती हैं कि दे आर कंपेल्ड टू डू दिस। देखिए, ये जो हमारा जज्बा होता है, जब हम दूसरों की बेहतरी उनसे ज़्यादा चाहने लगते हैं, जब हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने लगते हैं, तो हम रोगी होने की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि हर सतह पे ये चीज़ पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बुरा आम तौर पर मुआशरे में सियासतदानों को समझा जाता है। सियासतदान अवाम का वोट हासिल करके तो असेंबली में जाते हैं, असेंबली में जाके उनका जो किरदार मेरी समझ में आता है वो ये होता है कि उन्होंने नुमाइंदगी करनी होती है उन लोगों की जिनसे उनको वोट मिले होते हैं, और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। उन्होंने एहतसाब करना होता है उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी है कि अवाम तक अवाम के हकूक़ पहुँचा दिए जाएँ, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, अवाम को अमन व अमान मिले, अवाम को साफ़ सुथरा पानी मिले, अवाम को हेल्थ केयर मिले, अवाम को सड़कें मिले, अवाम को जो है ये सारी सहूलतें ट्रांसपोर्टेशन की मिले, और अवाम जो है उनके बिहाफ पे उन्होंने मुख्तलिफ ज़िम्मेदार लोगों का एहतसाब करना होता है। लेकिन आप देखें कि वो भी भूल चुके होते हैं और वो बजाते खुद वो जिम्मेदारियां अपने हाथ में उठा लेते हैं। जो पुलिस अफसरान की जिम्मेदारियां होती हैं, वो अदलिया की जिम्मेदारियां भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो बिजली के मामलात को भी अपने कंधे पे सवार कर लेते हैं, वो पानी मुहैया करने के मामले को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि उन्होंने तो जवाब तलबी करनी होती है, उन्होंने तो बिजली के महकमे वालों से पूछना होता है कि मैं अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से, मैं वज़ीर आला होने की हैसियत से, या मैं वज़ीर आज़म होने की हैसियत से आपको ये पूछ रहा हूँ कि जब आपको ये मनसब दिया गया है, आप ग्रेड 21 के अफसर हैं, आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप वो जिम्मेदारियाँ पूरी क्यों नहीं करते? आप पुलिस अफसर हैं, या आप ब्यूरोक्रेट हैं, या आप जज हैं, या आप फलां उद्दे पे मुतमक्कन हैं, या तो आप ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी क्यों नहीं करते? उल्टा उनसे पूछा जा रहा होता है जिन्हें इस बात का कोई तजर्बा नहीं होता कि
कि बिजली के निज़ाम को कैसे चलाना है या पानी के निज़ाम को कैसे चलाना है या आवाम को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें कैसे देनी है, तो वही दिन रात जिसे कहते हैं ना खज्जल खुआर होके तो ये सारा एहतमाम कर रहे होते हैं। तो जैसे एक घर में जो जिम्मेदारियां कुछ लोग ज़्यादा उठा लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं उठाते, इसी तरह मुआशरों में, इसी तरह रियासत में और इसी तरह हुकूमत की मशीनरी में भी ये चीज़ नज़र आती है कि जिन्होंने एहतसाब करना होता है वो बोझ अपने कंधों पे उठा लेते हैं और जिनका एहतसाब होना होता है वो पूछने लगते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया या आपने वो क्यों नहीं किया। सो ये जो मदद का मामला है, ये जो जिम्मेदारियों का एहसास है, इसको हमने थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, घरों में और बच्चों और माओं के दरमियान और रियासत में सियासतदानों और रियासत के नुमाइंदों के दरमियान जो जिम्मेदारियों का तयन है उसके ऊपर हमने बात की कि यही मदद का या रेस्क्यू करने का जज्बा जब घरों में नशे की बीमारी और अल्कोहलिज्म के हवाले से खराबियां पैदा करता है और घर के वो अफराद जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के शौक़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो किस तरह रोगी हो जाते हैं और वो किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे वो उन पैरामीटर्स के मुताबिक चल सकते हैं कि उनका अगर कोई फैमिली मेम्बर कोई नशे की बीमारी में है या शराब की बीमारी में मुब्तला है तो वो उसको किस तरह एहसास दिला सकते हैं कि सबसे पहले उनका जो प्यारा है, जो उनका फैमिली मेम्बर है, वो अपनी मदद मांगने के लिए ख़ुद से तैयार हो जाए, वो रिक्वेस्ट करे कि उसकी मदद की जाए, बजाय इसके कि उसके ऊपर मदद थोपी जाए और वो मदद को रिजेक्ट करे और सारी फैमिली जो है अपनी परेशानियों से दोचार हो जाए। अब हम ख़ुसूसी बातचीत कुछ करेंगे कि ऐसे मौके पे जब कोई अहले खाना में से या हमारा बेटा या खामद या कोई और फैमिली मेम्बर नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो हम इस मामले में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ नशे की बीमारी के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर ले और नशे की बीमारी के इलाज के लिए ख्वाहिशमंद हो जाए और फिर नशे से निजात हासिल करके कामयाब ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाए। तो मेरे साथी सब बहुत अच्छी तरह शब रोज़ इस फील्ड में काम करते हैं। आप क्या देखते हैं, अहले खाना का रद्द-ए-अमल क्या होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके फैमिली में से कोई उनका प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला हो गया? सर, आमतौर पे सबसे पहला रद्द-ए-अमल तो डिनाइल का होता है। ये बात उनके दिल के लिए इतनी तकलीफदेह होती है इस बात को मानना कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, मेरा खामद जो है नशे की बीमारी में मुब्तला हो गया है। तो इस बात को मैटर ऑफ फैक्ट लेने की बजाय, क्योंकि बीमारियां भी कुदरत की तरफ से इंसानी ज़िंदगी के चैलेंजेस में से एक चैलेंज है, लेकिन उनके लिए ये बात इतनी उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि सबसे पहले तो डिनाइल या शेम इससे वाबस्ता है। हम जब इसे बीमारी कहते हैं तो क्या ये रस्मन हम बीमारी कहते हैं या ये वाकई एक बीमारी है? रिकग्नाइज्ड जो है मेडिकल इलनेस और डिसऑर्डर, इसे एज अर्ली एज 1957-58 WHO ने डिक्लेयर कर दिया था और एवर सिंस मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में इसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होती है और ये उसी तरह एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेडिकल डिजीज़ है जैसे दूसरी इलनेसेस भी हैं। और बाकायदा इसको बताने, पढ़ाने, समझाते वक्त कई दूसरी बीमारियों से इसकी मुमासलत को भी देखा जाता है। जैसे डायबिटीज़ में दुनिया के टॉप एजुकेशन सेंटर्स में इसको और डायबिटीज़ के दरमियान मुमासलत को पढ़ने का मौका भी कुछ लोगों को मिलता है। तो शेम का जो आपने जिक्र किया, तो कोडिपेंडेंसी में सर शेम भी एक बड़ा इंटीग्रल एलिमेंट है कोडिपेंडेंसी का। शेम से मुराद ये है कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल की वजह से ये समझना कि मैं कोई कमतर इंसान हूँ या मेरे अंदर कमी कमज़ोरी है, इसलिए मुझे इन मुश्किलात का और तकलीफ़ों का सामना भी होता है। हालांकि ज़िंदगी के चैलेंजेस, बीमारियाँ, बच्चों के चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, एजिंग, एडिक्शन, साइकेट्रिक मसाइल, इसके अलावा नफ्सियाती उलझने, ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा समझे जाते हैं। लेकिन शेम हम में से किसी इंसान को भी ये मजबूर कर सकती है कि हम अपने मसलों को
अपनी ज़ात से इस तरह से इनमेश कर दें और ऐसे देखने लगें जैसे हमारी ज़ात ही मसला है और अपने अच्छा, ये जो नशे की बीमारी है या अल्कोहलिज्म है, ये कोई इतनी रेयर बीमारी नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख लोग हैं जो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं और नशा करने वालों की तादाद इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो अगर किसी को पता चले कि हमारी फैमिली में किसी को नशे की बीमारी है तो हम पर क्या कदगन आ सकती है? क्या लोग हमारे ऊपर कोई सज़ा या जुर्माना या कोई किसी तरह से हमें पेनलाइज करेंगे, या लोग हमसे मिलने से कतराएंगे, या लोग हमें बुरा समझेंगे? तो क्या होगा अगर लोगों को पता चल गया कि हमारी फैमिली में ये किसी को नशे की बीमारी का सामना है? क्योंकि ये बहुत कॉमन सा फीचर है, सिर्फ हमें लगता है कि ये बीमारी सिर्फ हमारे घर में है, लेकिन अदादो शुमार बताते हैं कि ये तो हर दूसरे तीसरे घर में नशे की बीमारी का सामना है उनको। सर सो मच सो कि हमारे ख़ानदानों समेत पाकिस्तान के हर ख़ानदान में कम से कम नशे का एक मरीज अदादो शुमार से ये वाज़ेह होता है, मौजूद है। ये कहते हैं हर एक का फर्स्ट कज़न, कोई ना कोई फर्स्ट कज़न नशे का मरीज है। लेकिन सर इसमें शेम की वजह से एक तो बातों पर पर्दा डालने का जी चाहता है, और जब हम अपनी दुख तकलीफ किसी को नहीं बताते तो वो भी अपनी दुख तकलीफ फिर हमसे जिक्र नहीं करते। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जब कोई एक शख्स किसी से बताता है कि मेरे बच्चे को इस तकलीफ का सामना है, तो वो बताता है कि ये मेरे भाई के बड़े बेटे को भी इसी मुश्किल का सामना था और वहाँ जाने से ये मसला हल हुआ था, आप भी उनसे मदद ले सकते हैं। तो शेम दरअसल रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, जिसमें बहुत दिल जो है ये जो है बेचैन और बेकरार होकर मजबूर कर देता है कि हम मामले पर पर्दा डाले रखें। अच्छा, ये पर्दा डालने के लिए कितनी जिदोजहद करनी पड़ती है, या कितनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है, और कितनी इस्तकामत के साथ चलना पड़ता है, कितना एहतमाम करना पड़ता है कि पर्दा डाल सके? तो क्या उसके बाद इतनी तवानाई बचती है कि इस मसले को हल भी कर ले? सर ये तो किसी फुल टाइम काम से भी बड़ा काम है, पर्दा डालना ऐसी चीज़ों पर जो अज़र मिनुल शम्स है, यानी सूरज की तरह वाज़ेह है। अगर किसी हमारे प्यारे में एडिक्शन है, किसी मरीज में एडिक्शन अल्कोहलिज्म है, तो वो तो सुबह शाम ऐसी सिम्टम्स में और हरकत सकनात में होगा कि पूरी दुनिया को इसका पता लग जाएगा। जब वो रातों को जागेगा और दिन को सोएगा और गाड़ी दे मारेगा, और गाड़ी अगली गाड़ी में पीछे से दे मारने के बाद भी ये इसरार जारी रखेगा कि आप गाड़ी चलाते कैसे हैं, और हमसायों से झगड़ेगा और ऐसी चीज़ों का जिक्र करेगा, ऐसी जिन्नों का जिक्र करेगा, उसके बारे में ये लोगों का ख्याल होगा कि 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में भी अभी तक बुनियादी तालीम ही मुकम्मल नहीं हुई, हर वक्त फ़ोन पर जो है वो इंडल्ज नज़र आएगा, 4-4 घंटे कोई काम काज नहीं करेगा, उसके घर से आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी, उसके घर वाले किसी फंक्शन पर जाएंगे और वो नहीं जाएगा तो वो लोगों को वजाहतें देंगे, तो सारी दुनिया को कवर अप करेंगे, उसके लिए बहाने बनाएंगे। अगर वो दफ्तर नहीं गया तो उसके लिए झूठ बोलेंगे कि वो बीमार है जबकि वो ड्रंक होगा। लेकिन मैंने देखा है कि मरीजों को इतना शेम का सामना नहीं होता और वो अपने नशे को पूरा करने के लिए बेग, बोरो और स्टील कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो ज़रा भी नहीं शर्माते अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए, जबकि उनके अहले खाना आउट ऑफ द वे जाके पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो कोशिशें होती हैं पर्दा डालने की अपने किसी फैमिली मेम्बर के नशे की बीमारी पर या शराब नोशी पर, ये कोशिशें कामयाब हो जाती हैं? सर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कोशिशें कामयाब नहीं होती। लेकिन मैं चाहूँगा कि मिस शुमाइला, सॉरी सर, आपकी एनर्जीज को ले रही होती हैं और ज़्यादा। शेम की जैसे सर बात पीछे हो रही थी, तो शेम ही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से फैमिली डिनाइल को अडॉप्ट करती है। उनके लिए ये आसान होता है डिनाई कर देना, फरेब में रहना अपने आप को, वो खुद फरेबी में डाल देते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इतना मसला नहीं है। इसी की वजह से वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एनेबलिंग एंड प्रोवोकेशन की बात करते हैं, ब्राइब की बात करते हैं, हर तरीक़ा का जब वो इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो खुद नहीं मान रहे होते कि ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से या शेम की वजह से।
और अब जब हर हरबे में कामयाबी नहीं होती है तो वो थक जाते हैं। एंड जब अल्टीमेटली वो किसी ना किसी वजह से ट्रीटमेंट में आते हैं तो ट्रीटमेंट भी आगे से उनकी एफर्ट्स मांग रहा होता है, लेकिन राइट वे में, जिसमें ट्रीटमेंट उनको अपनी केयर करना सजेस्ट कर रहा होता है कि पहले आप अपना ख्याल रखें, देन आप लव्ड वन का ख्याल अच्छा रख सकेंगे। सो वो थक काफ़ी जाते हैं। क्या वो अपना ख्याल रखने पे आमादा हो जाते हैं? क्योंकि मेरे तजर्बे में ये आया है कि जब उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा जाता है तो वो पलट कर कहते हैं कि नहीं, हमें आप छोड़ें, इसका कुछ कर दें आप। वेरी डिफ़िकल्ट सर, मेरे कोलीग मुझसे एग्री करेंगे कि जब हम फैमिलीज़ को या को डिपेंडेंट लेट्स सपोज वाइफ है, उनको हम कहते हैं कि आप अपना ख्याल भी रखा करें, अपने खाने पीने का, अपनी नींद का, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, और उनको ये फील हो रहा होता है कि ये कोई हमने बहुत ही अजीब बात कर दी है, और ऑलमोस्ट सबका ये आंसर होता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। बात का तो ऑफेंड भी हो जाते हैं जब हम उनको कहें कि आप अपना ख्याल रखें, कि वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ा क्राइसिस आया हुआ तो हम कैसे अपना ख्याल। अच्छा, तजर्बा बताता है कि जो को डिपेंडेंट होते हैं या रोगी हो जाते हैं अपने किसी नशे के मरीज की वजह से, अगर उनका नशे का मरीज नशा छोड़ भी दे तो जो रोगी हो जाते हैं फैमिली मेंबर, उनका रोग चलता रहता है, वो अच्छा महसूस नहीं करते, वो उस कामयाबी का हिस्सा वसूल नहीं करते और वो नई नई वजूहात ढूंढ लेते हैं अपसेट रहने के लिए, और वो अपनी उसी डगर पे चलते रहते हैं। हत्ता कि जिसने नशा छोड़ा है वो बाज़-औक़ात तंग आके ऐसे रोगी लोगों को छोड़ देता है जिन्होंने उसकी ओरिजिनली मदद की थी नशे की बीमारी में से निकलने में। सर ऐसा ही देखने ऐसा भी देखने में आया है कि जब हील हो रहा होता है पेशेंट और रिकवरी में आ रहा होता है तो जो को डिपेंडेंट्स होता है वो एक अलग ही प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, यानी उसको ये ग्रीफ होना शुरू हो जाता है बिकॉज डिजीज कॉन्सेप्ट कि अब इसको मेरी मदद की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो मदद करने वाला है उसका नशा मदद करने में है, यानी वो एडिक्टेड होता है अपने उस फैमिली मेंबर के ऊपर जो कि किसी नशे का एडिक्ट होता है। यानी अगर खामद शराब की बीमारी में शराब के पीछे हलकान हुआ जा रहा है तो बीवी अपने खामद के पीछे हलकान हुई चली जाती है। और एक बात मैंने बहुत देखी है कि जब हमारे सामने फैमिली भी मौजूद होती है और मरीज भी मौजूद होता है तो हमें यूं लगता है कि जैसे मरीज देनदार नहीं है, वो डिफॉल्टर नहीं है, बल्कि फैमिली देनदार और डिफॉल्टर है। और फैमिली का रवैया होता है कि उन्होंने कुछ कसूर कर रखा है, ये उनकी कोई गलती है जो जिसकी बिना पे वो नशे का मरीज बना। फैमिली का ये बिलीव बन जाता है कि नहीं ये कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कोई हमारी गलती है जिसकी वजह से ये, क्योंकि वो नशे का मरीज ही फैमिली को बार बार बता रहा होता है कि आपने बचपन में मुझे प्यार नहीं दिया, आपने मेरे साथ इनफ मेहनत नहीं की, या मुझे आपने अमेरिका नहीं भेजा और आपकी ये कोताहियां हैं जिसकी वजह से मैं नशे की बीमारी में मुब्तला हुआ, और अब आप ही का फ़र्ज़ है कि मेरे नशे के अखराजात भी पूरे करें और मेरी दीगर जिम्मेदारियां भी उठाएं। और जो नशा करने वाले होते हैं जल्द या बदेर उन्हें पुलिस से भी वास्ता ज़रूर पड़ता है। जो ड्रंक होते हैं वो ड्रंक ड्राइविंग के ज़ुमरे में पुलिस के काबू आ जाते हैं, या वो एक्सीडेंट करते हैं तो उनका पुलिस से वास्ता पड़ता है। तो ऐसे मौक़ों पे अहले खाना आउट ऑफ दी वे जाके उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उन्हें पुलिस से बचाते हैं, और कभी रिश्वत दे के कभी ताल्लुकात का इस्तेमाल करके वो वापस तेज़ी से अपने उस मरीज़ को घर लाने की कोशिश करते हैं जो किसी वायलेशन की वजह से या कोई जुर्म कर लेने की वजह से पुलिस के पास पहुंचा होता है। सो ऐसे मौक़ों पे जब नशे का मज़ा या शराब का मज़ा उस बंदे को मिलता रहेगा जो शराब पीता है, और उसकी तकलीफ़ों को घर वाले अपनी ज़ात पे लेते रहेंगे और उसको बचाते रहेंगे, तो उसके लिए तो ये सौदा अच्छा है कि वो मज़ा वो लेता रहे, तकलीफ़ें घर वाले लेते रहें, और घर वालों की कोशिश होती है कि उसे एक क्लीन स्लेट दे दी जाए। और अगर वो सोचते हैं कि इनको हम क्लीन स्लेट दे दें इस संडे की शाम तक, तो मंडे से ये एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लगेगा। वो होपिंग अगेंस्ट होप जिसको कहते हैं, कि वो ये सोचते रहते हैं कि कब तक ये ऐसा करता रहेगा, अगर हम इसे अब की बार क्लीन स्लेट दे देंगे
तो ये अपनी ज़िंदगी को सही नहज पे चलाना शुरू कर देगा और इस मौके पे वो वादा करने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन मुझे बताएं कि रात को अगर कोई शराब के नशे में धुत होकर सिगरेट पी रहा है और बीवी उसे देख रही है कि कहीं वो आग ही ना लगा ले, तो बीवी जाग रही है, अल सुबह उसने बच्चों को स्कूल भी भेजना है तैयार करके, फिर सारा दिन भी उसने घरेलू कामकाज में सर्फ करना है और फिर रात आएगी और उसे डर लगता है कि ये फिर शराब पिएगा और फिर उसने उसको वॉच करना है। तो मुझे बताइए कि एक ऐसी बीवी जो इस किस्म की जिम्मेदारियां उठाए हुए है तो कितनी देर तक वो रोगी हो जाएगी? सर ऐसा करते करते तो बहुत जल्दी उसकी जो हालत है वो बिगड़ जाएगी, प्लस वो और बीमारियों का शिकार भी होगी। और ये इतनी तकलीफदेह कंडीशन है, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि मरीज़ की बीमारी के दरमियान तो कोडिपेंडेंसी या मोहब्बत के रोग की वजह से रुकावट आती ही है। मरीज़ को हर वक्त नताइज ना भुगतने देना, जिनके बारे में कोडिपेंडेंट का ख्याल ये होता है कि हाय बेचारा, कोडिपेंडेंट्स को अपने मरीजों पर बेजा तरस भी आता है। क्योंकि कभी ना कभी नशे की बीमारी में गिरने से पहले उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए अच्छे काम भी किए होते हैं, उन्होंने एक खूबसूरत रिश्ता भी अपने अहले खाना के साथ चलाया होता है, और फिर जब वो शराब पीने लगते हैं और शराब की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो अहले खाना उन दिनों को याद करके जब वो अपने ख़ानदान के साथ हंसी खुशी रहा करता था तो उसकी मदद हर रोज़ इस आस पे करते हैं कि कल तक किसी वक्त ये अपने आप को संभाल लेगा और ये जैसा कि वादे करता है और कभी कस्में खाता है तो जल्द ही ये अपने नशे की बीमारी से निकल के अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगेगा। और जब हम अहले खाना को कहते हैं कि आप मुआवनत ना करें, यानी अगर हम ये नहीं कहते कि आप इसको खुद कोई तकलीफ़ दें, हम हमेशा कहते हैं कि आप इसे खुद कोई तकलीफ़ ना दें, कोई ताना ना दें, कोई बेइज्जती ना करें, लेकिन अगर अपना नशा करने के फेल की वजह से ये किसी मुसीबत में पड़ता है तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ के इसकी मदद ना करें। जैसे कि रात को लोग ड्रंक होके घर के किसी न किसी कोने में गिर जाते हैं तो कमज़ोर और नहीफ़ और नज़ार बीवियाँ उन्हें घसीट के या बच्चों की मदद से किसी न किसी तरीके से बिस्तर पे डालती हैं। एक खातून ने तो मुझे बताया कि उसने बहुत से तरीके ईजाद कर रखे हैं अपने ड्रंक खामद को बिस्तर तक सेफली पहुँचाने के। यानी उन्होंने एक कालीन का टुकड़ा रखा हुआ है जो बिछा के उसे धकेल के उसके ऊपर करती हैं, फिर रोल करके कालीन उसको लपेटती हैं, फिर वो उसके ऊपर रस्सा बांध के वो गिरा बांध के तो वो उसको फिर एक मदद से किसी चीज़ को आगे नज करने की मदद से करते करते वो लीवर के प्रिंसिपल पे उसको उठा के बिस्तर पे सेट करती हैं, फिर उसको अच्छी तरह से कंबल उड़ा के, और सुबह जब उठता है शराब का मरीज़ तो वो क्या समझता है? वो सर जब अपने आप को एक साफ़ सुथरे जो है बेड पर और अच्छी हालत में देखता है तो उसे लगता है कि मेरे घर वाले, मेरी बीवी तो वैसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये नैगिंग करते रहते हैं, मैं तो ठीक ही हूँ। क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता, और जब कोई रात उठ के बाथरूम में जाता है ड्रंक हालत में और वापस आना भूल जाता है और बाथरूम के फर्श पे दराज होता है और उसकी बीवी जब उसे बिस्तर पे नहीं पाती तो वो बाथरूम से उसे घसीट के ला के बिस्तर पे डालती है, और हम उसे मशवरा देते हैं कि आप ऐसा ना करें, अगर कोई बाथरूम में ड्रंक होता है तो बाथरूम में वो होश में भी आ सकता है, और जब वो बाथरूम में होश में आएगा तो वो क्या सोचेगा? वो अपनी नशे की बीमारी या शराब नोशी के बारे में ज़रूर सोचेगा, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द जब बाथरूम का माहौल देखेगा आँख खुलने पर तो उसको ज़रूर ख्याल होगा कि शराब की बीमारी उसको इस हालत में ला रही है कि वो बाथरूम से वापस भी नहीं जा सकता। तो ख़वातीन कहती हैं कि नहीं, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है बाथरूम में उसको देख के कि हम इधर बिस्तर में पड़े हुए हैं और बाथरूम में वो इस तरह पड़ा हो तो उसे अगर सर्दी लग जाए तो फिर क्या होगा, या इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो मैं कहता अच्छा आप उन्हें बाथरूम में पड़ा रहने दें, और आजकल तो बाथरूम काफ़ी साफ़ सुथरे ही होते हैं तो आप रज़ाई या कंबल ला के उसके ऊपर डाल दें। तो कहते नहीं अकेला तो होगा ना। मैंने कहा अगर आप चाहें तो आप भी बाथरूम में सो सकती हैं, ताकि सुबह जब आप भी वहीं हों और वो भी वहीं हो तो उठेगा तो पूछेगा तो ज़रूर कि हम लोग सब आज बाथरूम में क्यों सोए हुए हैं। कहते नहीं वो बिस्तर पे बच्चे अकेले होते हैं ना, तो मैं कहा बच्चों को भी यहाँ ला के लेटा दें ताकि पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान जब सुबह
आँख खोले और वो बाथरूम में हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी नशे की बीमारी से निजात के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम उन एम्बैरेसिंग सिचुएशन से अपने प्यारे को बचाते हैं तो क्या हम उसका भला कर रहे होते हैं या उसकी तबाही की राह हमवार कर रहे होते हैं? नॉट ऑल एम्बैरेसमेंट इज बैड। अगर कोई एम्बैरेसमेंट इंसान में पशेमानी पैदा करे, उसे हालात की नज़ाकत के बारे में बता दे, उसकी खुद फरेबी से उसे निकाल दे, तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये तो जहाँ आपने एम्बैरेसमेंट की बात की, बहुत से अहले खाना तो अपने बलानोश से या अल्कोहलिक से इस बारे में बात नहीं करते कि अगर हम शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या बात करेंगे तो उसको एम्बैरेसमेंट होगी, और उसको एम्बैरेसमेंट से हम बचाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी को तबाही से फिर हम नहीं बचा पाते। तो ये ज़रा पहलू सोचने का है। जैसे खातून को मैंने कहते सुना किसी से कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र नूं तत्ती हवा ना लगे, ठंड नाल बेशक मर जाए। ये जो एक तस्वर है हमारे ज़हन में कि हम अगर एम्बैरेसमेंट से बचा लेंगे तो ये कोई हम भला करेंगे, तो जहाँ बीमारियों और बीमारियों से शिफा का मामला है वहाँ एम्बैरेसमेंट को नहीं देखा जाता। आप देखिए ज़्यादातर जो इलाज होते हैं इसमें कुछ ना कुछ एम्बैरेसमेंट का पहलू भी होता है। जब डॉक्टर मुआयना करता है तो एम्बैरेसमेंट होती है, जब डॉक्टर टीका लगाता है और हमें अपने जिस्म का हिस्सा अनकवर करना पड़ता है तो एम्बैरेसमेंट होती है, जब डॉक्टर मुआयना करता है कपड़े उतार के तो तब हमें एम्बैरेसमेंट होती है। और भी कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें एम्बैरेसमेंट होती है और हम ये तसव्वुर करते हैं कि इस एम्बैरेसमेंट के बदले अगर शिफा मिलती है तो एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं। और एम्बैरेसमेंट बाज़ औक़ात पेशेंट के लिए एक ब्लेसिंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और जो अनेबलिंग और प्रोवोकिंग का कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि एक तो हम अपने नशे के मरीज़ों या दूसरे एडिक्ट्स को या अल्कोहलिक्स को हम बेइज्जती का निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि बतौर इंसान वो इज़्ज़त के हकदार हैं, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट के हकदार हैं। पर हम अगर उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाएंगे तो उनकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक तरफ हम ताने नहीं दे सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते, हम बेइज्जती नहीं कर सकते और हम मोहब्बत भी अनकंडीशनल करते हैं, लेकिन हम उनकी नीड्स पूरी करते हैं, उनकी वांट्स पूरी नहीं करते। हम उन्हें मिनिमम लेवल पे खाना पीना, शेल्टर, कपड़े ये सब तो मुहैया करते हैं, लेकिन हम उन्हें लेविश जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो नहीं देते। हम वांट्स को और नीड्स को अलग अलग देखते हैं और उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ जो है हम उनकी नशे की बीमारी से पैदा होने वाली तकलीफ़ों के बारे में कुछ नहीं करते, क्योंकि ये तकलीफ़ें ही हैं जो उन्हें एहसास दिला सकती हैं कि नशे का गोरख धंधा उनको तबाह कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो नशा करेंगे और नशे का मज़ा भी लेंगे और नशे की तकलीफ़ें भी उठाएंगे तो उन्हें बहुत जल्द ये एहसास होने लगेगा कि ये खसारे का काम है और उन्हें इसे तर्क करना होगा, और तर्क करने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत होगी और उनके अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर बढ़ने शुरू होंगे। ऐसे मौके पे अहले खाना आगे बढ़ के उन्हें एक अच्छा इलाज अगर मुहैया करें तो ये तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए मोजज़ा नुमा चीज़ होगी। बॉटम लाइन ये है कि अहले खाना अपने मरीज़ की मदद सिर्फ नशे से निजात में करेंगे। अहले खाना अपने मरीज़ की मदद सिर्फ इलाज के हवाले से करेंगे और उसकी ज़िंदगी के बाकी पहलुओं में अगर बिगाड़ पैदा हो रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान को नसीहतें और लेक्चर उतना असर नहीं करते जितना के नताइज या कॉन्सिक्वेंसेस जो अमली तौर पर उसे देखने में मिलते हैं, उससे जो सबक मिलता है, जो प्रैक्टिकल सबक होता है, वो ज़्यादा देर पा होता है और उसके बेहतरीन नताइज निकलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई अगर शेयर करना चाहे कोई ऐसा वाक़या जो नशे की बीमारी से के हवाले से हो या
फिर जिसमें कोडिपेंडेंस का पहलू हो और हद से बढ़ी हुई कोडिपेंडेंस हो, जिसमें अहले खाना जब देखते हैं कि मरीज़ तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में है तो उनको वहम पड़ते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुलती है तो उन्हें उल्टे उल्टे वहम आते हैं कि उनका मरीज़ जो है दुखी है या मुसीबत में है, क्योंकि उन्होंने अक्सर अपने मरीज़ को दुखी या मुसीबत में ही देखा होता है। तो उनके ज़हन में बार बार आता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी उनका मरीज़ कंफर्टेबल नहीं है और वो अचानक रात 3 बजे उससे मुलाकात करने की ज़िद करते हैं। तो कोई ऐसे वाक़यात कोई? सर ऐसा सब भी होता है जैसे आपने फरमाया। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन पे जब हम कोई वजाहत देने की कोशिश करते हैं तो अपने रोग की वजह से हमारी वजाहत ही वो समझ नहीं पाते। जैसे मैंने इस बात को बहुत सुना है कि मरीज़ की एक आंख छोटी या बड़ी है या उसके चेहरे पर कोई स्वेलिंग है। गो के पेशेंट के चेहरा और उसका जिस्म और उसकी पूरी सेहत तो नशा छोड़ते ही बेहतरी की तरफ चल पड़ती है, लेकिन कोडिपेंडेंसी या मोहब्बत का रोग इस कदर शदीद होता है कि जब कोई बैड न्यूज़ नहीं भी मिलती तो कोडिपेंडेंसी की कैफियत हर वक्त इस एप्रीहेंशन में मुब्तला रखती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसी मामले में, इसी सोचों में कई दफ़ा ट्रीटमेंट सेंटर और डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट पे शक होने लगता है, लगने लगता है कि ये हमें सही न्यूज़ नहीं दे रहे। ये कैसे मुमकिन है कि घर में मरीज़ जिसने पूरे घर को सर पे उठा रखा था वहाँ पर अच्छे तरीके से बातचीत या इज्जत और एहतराम के पैराए में ज़िंदगी गुजार रहा है। कोडिपेंडेंसी इतनी शदीद कैफियत है कि इसमें कई दफ़ा कोडिपेंडेंट हकीकत को डिफाई करता है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और इस मामले में वो तमाम डेटा को या हकीकत को झुटला देता है। उसका दिल ही नहीं मानता। ये इतनी शदीद मामला है। मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर जो है इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह एडिक्शन एक बीमारी है तो कोडिपेंडेंस भी एक बीमारी है। एडिक्शन में लोग ड्रग्स और अल्कोहल के पीछे दीवाना होकर फिरते हैं, तो कोडिपेंडेंस में वो अपने मरीज़ के पीछे दीवाने होकर फिरते हैं और ये दीवानगी इंतहाओं को छू रही होती है। तो ये भी एक एडिक्शन की ही शक्ल होती है। आज हमने कुछ ना कुछ बातचीत मदद के लेन देन के हवाले से की और रोगीपन के हवाले से बात की, कोडिपेंडेंस पे कुछ रोशनी डाली और ये इतना अहम सब्जेक्ट है कि मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट फ्राइडे को इस सब्जेक्ट को और आगे कैरी करेंगे ताकि ज़्यादा मौसर अंदाज में हमारे नाजरीन को ये सारी बातें समझ में आ सकें और वो उन तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकें जो कि कोडिपेंडेंस के नतीजे में उन्हें ज़िंदगी में झेलनी पड़ती हैं। और हमारी ज़िंदगी में कब कहाँ किस तरह हमारे जो कोडिपेंडेंस के जो बिहेवियर्स हैं वो हमारे अंदर पनपने लगते हैं, हम अगर तवज्जो दें तो अर्ली ऑन उनको पहचान के उनका तदारक कर सकते हैं। तो मैं अपने सब साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बैठ के इस अहम मौजू पे बातचीत की और नाजरीन से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले जुमा को 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। हम कोडिपेंडेंस के मौजू पे इससे आगे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।